नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे जैक द्वारा जारी आकांक्षा एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 के फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस के सेट को, राइट। तो अगर आप भी आकांक्षा एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। इसमें हम आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर सही क्या होंगे और किस तरीके से इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप बनाएंगे वहां अपने एग्जामिनेशन हॉल में। इससे आपका जो पेपर होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एनएम इज गिवन बाय। तो इसका फॉर्मूला है, सीधा सीधा पूछा गया है, ये होता है एनएम इक्वल्स टू सी बाई वी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एनएम इक्वल्स टू सी बाई वी, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एफ, मतलब कि वक्रता त्रिज्या आर तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ में संबंध क्या होता है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये बनता है आपका एफ इक्वल टू आर बाई टू, इसका सही आंसर बनेगा, राइट। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपरेचर, यानी गोलीय लेंस की वृत्ता का रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है आपका द्वारक। ऑप्शन नंबर 3 में ये लिखा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एज सो इन द डायग्राम द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। देखिए, ये मुख्य फोकस से होकर के आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, आपतित किरण जा रही है, और उसके बाद ये आपतित किरण जब यहाँ पर दर्पण की सतह से यहाँ टकराती है तो ये अब क्या करेगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, सो यहाँ से देखिए रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा कि वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, राइट। अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है ना, इन द गिवन फिगर पैरा एक्सियल रेज होती क्या है। तो आप ध्यान से समझिए, उन आपतित किरणों का समूह, यानी उन इंसिडेंट रेज का समूह जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखिए इसमें एक एक जो है किरण है आपकी सी डी, एक है ए बी और एक है ई एफ। तो इन सभी में जो सबसे नियरेस्ट यानी कि सबसे नजदीक किसके, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के सबसे नजदीक वाली किरण होगी, वही आपकी पैरा एक्सियल रे कहलाएगी। तो वो सबसे नजदीक वाली रे कौन सी है, वो है आपकी रे ए बी। तो आंसर क्या बन जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन अगर दूसरा भी कुछ आता है ऐसा पैरा एक्सियल रे पूछता है तो आप ऐसे ही उसके आंसर को सिंपली आंसर कर पाइएगा, राइट। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, सामान्य आंख, किसी सामान्य आंख के निकट बिंदु की दूरी होती है द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आइज इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। ये हमारे सभी बच्चे जानते हैं। अगला है कि ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म डिसमिस्ड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन। उत्तल लेंस किसी वस्तु का हरासित प्रतिबिंब यानी छोटा प्रतिबिंब बनाता है जब वह होता है एफ और 2f के बीच। यू क्या है, प्रतिबिंब की ये जो है आपकी वस्तु की दूरी है ना। वस्तु कहाँ पर है, वस्तु की पोजीशन को इंडिकेट करता है यू, और ये आपका फोकस है, और 2f जो है डबल फोकस का डिस्टेंस, डबल है, दो गुना डिस्टेंस। यानी f और 2f के बीच में जब आपकी वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो हरासित यानी कि डिसमिस्ड रियल इमेज बनती है, राइट। आगे कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है तो मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होते हैं वो कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन होते हैं, वन फोकस। अगर यही लेंस होता तो उसमें दो हो जाते, राइट। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक इसका सही हो जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, एक होगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। Among the following electromagnetic waves, which one has the highest energy? So आंसर बनता है 4, 1 is visible light waves. So दृश्य प्रकाश तरंगों की जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिकतम होगी। जो इनमें से चार दिए हुए हैं वो अगर वैसे पूछता तो गैमा रेज जो होती हैं उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाई होती है। सो अब के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को होना चाहिए, राइट।
तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को होना चाहिए किस तरीके का उसको लेंस चाहिए। देखिए, ए पर्सन विद अ डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस शुड यूज, तो क्या चीज यूज करना चाहिए उसको, तो उसको उत्तल लेंस यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। ये सभी आपके कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है, यानी कि आपको याद होने चाहिए वो जो अवधारणाएं आपको बताई गई हैं, वो चीजें बताई गई हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि हाउ मेनी कलर्स द सनलाइट स्पेक्ट्रम हैज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो सभी बच्चों को पता होगा 7 रंग होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की शुरुआत हो गई है, राइट। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध, यानी कि ये जो आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम, आपको ये दिया हुआ है ऊष्मा हीट 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड मतलब ये टाइम है, t इक्वल्स टू 1 सेकंड दिया हुआ, राइट। और h बराबर दी हुई है 100 जूल, राइट। ऊष्मा ये है हीट उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर यानी V आपको कितना आएगा वो आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, हीट H इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन आर इंटू में T, राइट। इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमें V निकालना है, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H इंटू आर और बाई में T। तो H कितना है आपका, H है 100 इंटू में R कितना है 4 ओम है और बटे में T कितना है 1, तो क्या बन जाएगा ये 400 हो जाएगा। V स्क्वायर बराबर 400, तो V बराबर कितना आ जाएगा 20 और वोल्ट, राइट। तो विभवांतर इसका कितना होगा 20 वोल्ट हो जाएगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कहता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, राइट। तो इसका आंसर होता है ओम मीटर, राइट। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। ये जब हम आपको क्लास में पढ़ा रहे थे उस टाइम पर भी ये चीजें हम आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो ये अभी तक की जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके क्लास 10 के लेवल के ही क्वेश्चन है और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आप सभी कर सकते हैं एकदम। अभी देखिए, अगला फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, मतलब ये आई की वैल्यू है 4 एम्पियर, और कह रहा है कि तब उसके टर्मिनल के बीच में जो विभवांतर होता है ये V जो है उस टाइम पर कितना होता है, जब 4 एम्पियर की धारा लेता है तब विभवांतर है 60 ओम। तो वैसी दशा में आपका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई आई, है ना। तो V बाई आई रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V कितना है 60 और आपका I का मान कितना है 4, तो ये क्या आ जाएगा 15 चौके 60, यानी कि 15 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। R का मान आ गया 15 ओम, यानी आपको उस विद्युत हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया 15 ओम। आगे कह रहा है उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को कितना बढ़ा दिया जाए। अब विभवांतर, नया वाला विभवांतर आपको कह दे रहा है कि 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, तो उस समय पर कितनी विद्युत धारा लेगा कौन, वो हीटर, विद्युत हीटर। तो आई का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो आई का इसी फार्मूले का यूज करेंगे फिर से दोबारा। तो आई बराबर, अब निकालने के लिए आई का मान हमें निकालना है, आर की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, आर की जगह यूज करेंगे हम लोग 15 ओम, राइट। और उसके बाद V की जगह 180 ओम, तो यहां से I बराबर हो जाएगा V बाई आर, राइट। V का मान कितना है आपका, V बराबर 180 लिखेंगे और अब की बार R है हमारा 15, तो 15 से इसे डिवाइड करेंगे, 15 के 15 और 15 दूना 30, यानी कि ये आपका I का मान आ गया 12 और एम्पियर, राइट। तो I इक्वल्स टू 12 एम्पियर, ये आपका सही ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 12 एम्पियर, राइट। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसके पहले वाला भी न्यूमेरिकल जो था वो आपकी बुक का ही था। अभी तक के सारे क्वेश्चन आपकी बुक के ही हैं, इसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, लेकिन फिर भी सिंपल है एकदम। कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र में, जैसे इसे फिगर में दे रहा है कि 6 बराबर प्रतिरोधक जैसे कि चित्र में एक खटभुज बनाते हैं, राइट। कह रहा है कि यदि धारा ए से प्रवेश करती है तथा डी से निकलती है, यहाँ से धारा आई प्रवेश करती है और इधर से डी से निकल जाती है, तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध है, यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस होने वाला है वो रेजिस्टेंस कितना होगा आपको वो निकालना है। तो आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पर जो ए से ये रेजिस्टेंस है, ये है ना, ये वाला, और फिर आगे वाला ये तीनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये आपके सीरीज में जुड़े हुए हैं।
इसी तरीके से ये तीनों भी आपके किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज में इनका जो तुल्य रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे 1 ओम प्लस 1 ओम और प्लस में 1 ओम इस तरीके से जुड़ जाएगा। इनका भी तुल्य प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा, इन वाले का, इन तीनों का। अब ये तीनों मिलकर के एक रेजिस्टेंस बनाते हैं जिसका प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। और ये तीनों भी मिलकर के एक बनाते हैं जिसका प्रतिरोध 3 ओम है। और ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो अब पूरी सर्किट का प्रतिरोध अगर R है तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3। सो 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 इक्वल्स टू 1/R। सो R बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 ओम, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 ओम। ये पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/5 ओम, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 1.5 ओम, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन इस तरीके का इस पैटर्न पर आएगा, तो ऐसे ही आपने बनाना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए कह रहा है कि कोई एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 ये सही हो जाएगा। ये सीधी सीधी परिभाषा पूछ ली गई है। अ यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी, द वर्क डन इन द प्रोसेस is called the potential difference between point A and B। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है जूल पर कूलाम, जूल प्रति कूलाम, है ना, जूल पर कूलाम। तो आपने पढ़ा होगा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है जिसका मात्रा क्या होता है, जूल, और क्यू आवेश है, इसका मात्रक हो जाता है कूलाम। सो जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है, विभवांतर, और विभवांतर का दूसरा मात्रा क्या होता है, वोल्ट, राइट। तो इसका सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का वोल्ट के, है ना। तो विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट, राइट। आगे चलते हैं। ये देखिए जूल प्रति कूलम और कुछ नहीं, ये आपका वोल्टेज ही है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट, दूसरा वाला यूनिट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है इन ए सर्किट, मतलब किसी सर्किट में होता क्या है। तो किसी सर्किट में जो एमीटर होता है, एमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, और वोल्टमीटर को हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, राइट। किसके साथ, उन रजिस्टर्स के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परिपथ में एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में हमेशा जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पर। कह रहा है कि दो चालक तार, ये देखिए बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा सा है। दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास, यानी उनका मटेरियल, उनकी लेंथ, और उनका व्यास यानी कि उनकी मोटाई, ये देखिए एक तार ये रहा, इस तरीके से मैं यहाँ बनाता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा सा है। और ये दूसरा तार है, इनकी लंबाई सेम है, मोटाई सेम है, और इनका मटेरियल भी सेम है। तो ध्यान दीजिए, अगर पहले वाले तार का प्रतिरोध R है तो दूसरे वाले का भी प्रतिरोध क्या होगा, R होगा, क्योंकि इनकी सारी चीजें ये सेम है, राइट। अब कह रहा है आपसे कि किसी विद्युत परिपथ में पहले इनको किस में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में, यानी कि RS से अगर हम लिखते हैं उसको, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सीधा सीधा योगफल हो जाएगा, यानी R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 2R। सो RS बराबर हमारा, यानी सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, क्या बन जाएगा, वो 2R हो जाएगा, राइट। अब जब रेजिस्टेंस 2R होगा तो वैसी दशा में जब सीरीज में जोड़ा गया होगा तो इनकी जो एनर्जी होगी, इसके द्वारा प्रोड्यूस ऊर्जा, यानी कि एनर्जी, हीट, क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा हुआ था V² अपॉन R इंटू में T, राइट। T मतलब कितनी देर तक वो आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो T सेम ही रहेगा, यानी सेम टाइम तक दोनों में करंट अगर फ्लो हो रहा हो तो यहां से आप क्या कर पाएंगे। और ये भी कह रहा है कि बराबर विभवांतर, यानी V बदल नहीं रहा है, V वही है, यानी V और T बदल नहीं रहा है। तो यहाँ से आपको ये जो हीट है, हीट किसके लिए निकालना है, तो जब सीरीज में लगा हुआ है तब कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके द्वारा। तो क्या बन जाएगा, V² अपॉन R की जगह लिखेंगे 2R, और इनटू में T। इक्वेशन नंबर 1 इसे हम लोग मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ, कि जब इसे किस में जोड़ दिया जाता है, इसे श्रेणी क्रम के बाद फिर समांतर क्रम में जब जोड़ दिया जाता है तब इसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा। तो समांतर क्रम के लिए मानते हैं इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा
आर पी, पी फॉर पैरेलल मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज। आगे देखिए, देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/r प्लस 1/r, ये बन जाएगा 2/r। सो आर पी कितना बन जाएगा आपका, R/2 हो जाएगा, राइट। जब RP जो है यानी कि जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा तब इसका टोटल रेजिस्टेंस R/2 होगा। अब ऐसी दशा में इसके द्वारा जो प्रोड्यूस एनर्जी होगी, हीट होगी, ऊष्मा होगी, वो हम अगर लिखते हैं HP से तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, V²/R। R की जगह पे क्या लिखेंगे, R/2 और इनटू में T। इसे और क्या लिख सकते हैं, HP बराबर V², तो ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा तो बन जाएगा 2V²/R इंटू में T। इक्वेशन नंबर 2 इसको हम लोग मान लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन 2 आया और इक्वेशन 1 जो था, इन दोनों के साथ में आपसे क्या कराया कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। तो पहले श्रेणी क्रम में जो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी वो है आपकी HS, और बटे में HP पैरेलल में जो एनर्जी उत्पन्न हुई। तो इसका मान देखिए, HS का वैल्यू कितना है, V²/2R और इनटू में T, और पूरे का डिवाइड करेंगे 2V²/R और इनटू में T। आप देखेंगे T से T डिवाइड होगा, R से R कट जाएगा और V² से V² कट जाएगा। आपका बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ ऊपर बचता है 1/2 और नीचे में बचेगा ओनली 2। सो ये जो 2 होगा इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1/4 आ जाएगा। सो इसका सही आंसर होगा 1:4। तो इनकी ऊष्माओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा आपका 1:4। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देख रहे हैं अब न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल से है, कह रहा है किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी, ये आपका विभवांतर दिया हुआ है V इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, राइट। कह रहा है कि परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर की धारा, ये I है, I बराबर 2.5 मिली एम्पियर। तो I का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। पहले इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको प्रतिरोधक का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I। ये फार्मूला ओम्स लॉ से लगा देंगे। तो V का मान हमने क्या देखा हुआ है, ये है 12, और नीचे में क्या रहेगा 2.5 इंटू 10⁻³ अब ये दशमलव हटाइए, यहाँ 0 लगाइए, 25 से काटिए, 25 चौके 100 और फिर 0.8, यानी बन जाएगा ये R का मान आएगा 4.8। और ये जो 10⁻³ था नीचे, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10⁻3। इतना ओम आ गया, राइट। अब ये 10⁻³ को हम लोग हटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 4.8 इंटू 1 किलो ओम। ये 10⁻3 हटाएंगे जिसकी जगह पे किलो और ओम लगा देंगे। इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा, R का मान 4.8 किलो ओम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ध्यान रखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा है। मतलब कहने का ये है कि आपका क्वेश्चन का आंसर गलत होने का भरपूर चांस है। आप 1 नंबर लगा करके आ सकते हो, आधा आधा बच्चों का गलत हो जाएगा, 50-50। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। तो हर हाफ रेवोल्यूशन यानी प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात इसके धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच हाफ रेवोल्यूशन, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो ये 21 का आपका आंसर होगा कि यानी आधे परिभ्रमण के बाद जो है किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही होती है जब, तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा आधे परिभ्रमण के बाद बदलती है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे क्या कहते हैं, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर, इज कॉल्ड कम्यूटेटर। तो आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर, कम्यूटेटर बोलते हैं इसको, जो धारा की दिशा को बदल देती है। यही लग जाने से धारा की दिशा क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, वो एक डायरेक्शन में हो जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, यानी चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई, चुंबकीय प्रेरण की इकाई, इसकी इकाई होती है गॉस, राइट। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो होता है गॉस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान देना,
24 में कह रहा है विद्युत बल, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत धारिता, ये चार इधर दिए हुए हैं और आपको मैचिंग करना है यानी मिलाना है। तो आप सबसे पहला देख रहे हो कि विद्युत आवेश किसके साथ संबंध रखता है, तो कूलाम के साथ। विद्युत धारिता का संबंध किससे है, फैराडे के साथ। और विभव, विद्युत विभव जो होता है वो आपको परिभाषा पता होगी कि दो आवेशित पिंडों के बीच में जो वोल्ट होता है उसे कहते हैं। तो विद्युत बल किसके द्वारा दिया जाएगा, न्यूटन के द्वारा। सो ऑप्शन आप मिला लीजिए तो आप देखेंगे कि इसमें आपका 3 नंबर के ऑप्शन में ये सारे के सारे चीजें मिल रही हैं। यानी कि जो ए है, ए की मैचिंग किससे हो रही है, 2 से, बी की मैचिंग हो रही है 4 से, और सी की मैचिंग हो रही है थर्ड से, और सॉरी सी की मैचिंग हो रही है फर्स्ट से, और आपका लास्ट वाला जो डी है उसकी मैचिंग होगी किससे, तीसरे वाले से, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक सी चीजों के ऊपर आधारित रहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन अगला है, आपकी किताब का क्वेश्चन है। कह रहा है, ये देखिए नीचे दिए गए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। ये आपकी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज सोन इन द गिवन फिगर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। मतलब कि ये जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये बी है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट। इलेक्ट्रॉन एकदम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मूव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी आउट ऑफ द पेज, यानी उस पेज के उस क्या कहते हैं, जो पेज होगा, जैसे मान लीजिए ये पिक्चर आपकी कॉपी पर बनी हुई है, तो उस पेज से बाहर की तरफ चल जाएगा, है ना। तो है क्या, ये आपका जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, उसके उस नियम का को जैसे ही आप इस पे अप्लाई करिएगा, तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है ये आपकी जो तर्जनी उंगली होती है उसको दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन ये यानी करंट, करंट फ्लो की डायरेक्शन को दिखाता है। ये जो मध्यमा उंगली होगी उसको दिखाएगा। तो जो आपका अंगूठा रहेगा वो चालक पर लगने वाले बल को सूचित करता है, तो वो हमेशा अपवार्ड, जब ऐसी पोजीशन पे आप उंगलियों को रखेंगे तो आपको जो अंगूठा होगा वो आपके कॉपी वाले पेज के ऊपर की तरफ इंडिकेट करता रहेगा, यानी फोर्स जो लगेगा वो कागज से बाहर की ओर आते हुए ये लगेगा, राइट। कहाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आगे कह रहा है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ऑर्स्टेड होता है। ऑप्शन नंबर 1 ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑर्स्टेड चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आगे चलते 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर, है ना। निम्नलिखित में से कौन किसी सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्री वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होते हैं। जैसे ये आपका तार है तो इस पर इस तरीके के ऐसे एक ही सेंटर पर आधारित इस तरीके से जो उसका मैग्नेटिक फील्ड रहता है, गोल गोल इसके चारों तरफ एक ही सेंटर से हो करके एक अलग अलग वृत्ताकार छल्लों के रूप में रहता है, राइट। तो आगे चलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन दी वायर, राइट। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स rotation in a magnetic field is, it is given by Fleming's right hand rule, right। कहा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है, राइट। ये हमारे हिंदी वाले बच्चे जो हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी इंग्लिश भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कह रहा है कि अ कॉइल ऑफ insulated copper wire is connected to a galvanometer, what will happen if bar magnet is held stationary inside the coil। कह रहा है कि अगर विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर संयोजित जोड़ दिया जाता है, और क्या होगा कि यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए। इसकी खास बात क्या है, स्थिर यानी फिक्स कर दिया जाए। कॉइल के भीतर जैसे ही आपने फिक्स कर दिया मैग्नेट को, तो उस मैग्नेट, फिक्स मैग्नेट अगर है, मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है, तो उससे कोई भी
करंट इंड्यूस या प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो सुई है उसमें किसी प्रकार का डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, नो डिफ्लेक्शन इन द निडल वुड बी ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, यानी सुई में कोई विक्षेप नहीं दिखेगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी इज यूज्ड, है ना, कोई इलेक्ट्रिक सेल है या फिर बैटरी है, उसे हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर, किन्हीं दो चालक के दो बिंदुओं में विभवांतर को बनाए रखने के लिए हम लोग विद्युत सेल या फिर बैटरी का यूज करते हैं, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इन ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन ए कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। ध्यान रहे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ये एक्चुअली निगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये किधर मूव करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, हाई होता है, राइट, और इसका क्या होता है, लो। सो ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। सो आंसर बनेगा मूव टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल, यानी उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, राइट। चलते हैं अगले 32। द जेट प्लेन इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो जेट प्लेन का इंजन होता है वो आपके रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, राइट, याद रखिएगा बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 33। अ क्रॉक्ड बोतल फुल ऑफ वाटर व्हेन फ्रोजन विल ब्रेक बिकॉज, मतलब कह रहा है कि एक जल से भरा बंद बोतल जल में जल जमने से फटने का कारण, जैसे अगर किसी बोतल में पानी भरा है तो वो अगर फ्रीज कर दिया जाए, उसे जमा दिया जाए, तो वो क्या होता है, फट जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पानी जो होता है जमता है तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, बढ़ता है ना। पानी का जब पानी की ये अवस्था परिवर्तन होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि अगर लिक्विड से वो सॉलिड में बदल जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण से जो बोतल रहता है उसका वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता, उतना ही रहता है सेम, और जबकि पानी से बर्फ बनने पे बर्फ का वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिस कारण से उसे जगह नहीं मिल पाती और वो उसको बोतल उसका फट जाता है, राइट। सो जमने पर जल का आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज ऑन फ्रीजिंग, जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है, इस कारण से ये फट जाता है। विच मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, है ना, कह रहा है कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है ना। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमारे सभी बच्चे देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तल, राइट, उत्तल दर्पण। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये देखिए कह रहा है कि इफ ए बार मैग्नेट एक्सीडेंटली ब्रेक्स, यानी कि अगर बार मैग्नेट किसी कारण से टूट जाता है इनटू टू पार्ट्स एज सो इन द फिगर, फिगर में जिस तरीके से दिया हुआ है, एक कंप्लीट बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। तो ब्रेक होते ही आपको पता होना चाहिए कि अगर बार मैग्नेट टूटता है तो उसके पोल कभी अलग नहीं होते, कितने भी उसके टुकड़े छोटे छोटे क्यों ना हो जाए। तो जैसे यहाँ दो टुकड़े हुए हैं तो यहाँ ए जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये वाला आपका ए नॉर्थ बनेगा, और इसका जो ये इधर वाला होगा ये भी नॉर्थ बनेगा। जब ए नॉर्थ बनेगा तो बी वाला ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा, और जब बी साउथ बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली सी नॉर्थ बनेगा, और फिर डी साउथ बन जाएगा। तो इस तरीके से ए और सी बन जाते हैं नॉर्थ पोल, और बी और डी हो जाते हैं साउथ पोल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, राइट। तो इसका आंसर आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ कि कूलॉम्स फोर्स, है ना, कूलॉम फोर्स इज प्योरली अट्रैक्टिव फोर्स, प्योरली रिपल्सिव, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो कह रहा है कि कूलाम बल जो होता है, यानी कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो बल होता है तो वो कैसा होता है। तो आप जानते होंगे कि अगर दोनों चार्ज कैसे हैं उस पर ये बात डिपेंड करती है। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, यानी कि प्लस प्लस हैं, तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ये भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, राइट, यानी कि कभी आकर्षक अथवा कभी प्रतिकर्षी, राइट।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। कह रहा है कि जब विभवांतर 10 वोल्ट हो तो धारा 5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध, ये सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, राइट। तो V का मान कितना है आपका 10 है, और आपका I कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 ओम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा दे दिया था आपका। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कह रहा है कि क्रिटिकल the resistance of a superconductor at critical temperature is 0। इसको आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। क्रांतिक ताप पर किसी अतिचालक का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल रेजिस्टेंसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बहुत से प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है। तो ध्यान रखिए, जैसे आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, ये मैं फिगर में बना के दिखा रहा हूं आपको। ये R1 है, ये R2 है, और यहाँ पे ये R3 है, राइट। तो ये तीनों जब एक दूसरे के साथ में जोड़ दिए जाते हैं, इस तरीके से आप पिक्चर में देख रहे होंगे, है ना। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। तो इस बैटरी का अगर विभवांतर जो है V है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इस पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, दोनों जगहों पर जितना इन दोनों बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर V रहेगा, वही इन दोनों बिंदुओं A और B के बीच में रहता है, सेम रहता है, राइट। और ये A से जो है आपका R1 रेजिस्टेंस भी A से और B के बीच में जुड़ा हुआ है, और A B के बीच में R2 भी जुड़ा, और A और B बिंदु के बीच में R3 भी जुड़ा हुआ है। इसलिए इन तीनों रेजिस्टेंसेस के जो विभवांतर होता है वो बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। तो इसका आंसर बन जाएगा फर्स्ट, विभवांतर जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, वो बदलता नहीं है। कब नहीं बदलेगा? जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम जोड़ते हैं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, चेंज नहीं होता, राइट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज एसी इनटू हाई वोल्टेज एसी एंड दिस इज कॉल्ड सेट अप ट्रांसफार्मर, राइट। निम्नलिखित में से किसकी मदद से वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में बदला जा सकता है। निम्न वोल्टता एसी को उच्च वोल्टता एसी में कौन बदलता है? सेट अप ट्रांसफार्मर इसका काम करता है, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा बेटा इन सभी 40 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, और किस तरीके से आपको मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में, राइट। इससे आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।